हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड मेथड ऑफ एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास एक मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यह जो मिक्सचर आयन है और इसका जो हाइड्रोजन सल्फाइड मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मेटल का प्रेसिपिटेट कराते हैं। और ये जो मेटल की जो सल्फाइड है, चाहे कुछ भी साल्ट होंगे, वो उनकी सोलेबिलिटी के आधार पर उनका पीपीटी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड मेथड में हम क्या करते हैं, ग्रुप 5 तक यूज होने वाले रिएजेंट का अलग अलग कंडीशन में उसका एक डायग्राम है, एक टेबल है, उसमें दिखाया गया है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। मतलब एक ग्रुप में कुछ विशेष एलिमेंट होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। या फिर आयन भी हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, जनरली एलिमेंट क्या होते हैं, आयन के फॉर्म में ही होते हैं इन केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो मेथड जो होता है इसको डिटरमाइन करने का केमिकल मेथड हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फिजियोकेमिकल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे केमिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो जनरली मैं यहाँ पे एक साल्ट दिखाया हूँ, जैसे कि AgCl एक साल्ट है, वो टूटता है केटायन में और एनायन में। तो ये केटायन जो होता है ये हमको ग्रुप में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी केटायन हो सकता है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर जो दिया रहता है, आपको लैब में दिया जाता है, वो या तो सिंगल साल्ट हो सकता है या फिर 2 साल्ट को मिक्स करके दे देते हैं। ठीक है, उसमें हमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों निकालना होता है। तो इसमें आने वाले कुछ प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे ही इसका नाम से ही स्पष्ट है, सोलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो इसको, है ना। जब किसी साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट को हम डिजोल्व करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कुछ कोई सा भी हो सकता है, H2O या फिर कोई अदर सॉल्वेंट भी हो सकता है। तब उसका कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। जैसे कि AgCl को हमने देखा था, AgCl और क्या किस में कन्वर्ट हो गया था, Ag प्लस और Cl। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये AgCl क्या है, प्योर सॉलिड है ना। यहाँ पे AgCl क्या है, डिजोल्व है लेकिन अनआयोनाइज्ड है। ये जो दोनों कंडीशन है ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, डिजोल्व है लेकिन नॉन आयोनाइज्ड है। ठीक है, ये क्या होंगे, आयन के रूप में होंगे, तो ये आयोनाइज्ड होंगे। ठीक है, इसी को हम ए भी मान लेते हैं सपोज, क्योंकि हमें और भी एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, केवल AgCl के बारे में नहीं पढ़ना। तो ए भी मान लेते हैं। ए भी जो है यहाँ पे ये प्योर सॉलिड है और ये क्या है, डिजोल्व बट अनआयोनाइज्ड होगा और ये इनके आयन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों बराबर हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन में ए और बी, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये इसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। ठीक है, अपॉन AB। AB यहाँ पे क्या है, ये वाला है, डिजोल्व बट नॉन आयोनाइज्ड। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, इजिकल टू क्या होता है, K, मतलब कांस्टेंट होता है। दोनों को डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साथ में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। या इसी को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू K इंटू AB कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो KAB होगा वो क्या कहलाता है, KSP। KSP क्या है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि क्या है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, KSP इक्वल टू सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सोलेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, जितना आयन डिजोल्व हो गया है उन आयनों का गुणनफल। ठीक है, सॉल्यूशन में जो आयन्स बन गए हैं उन आयनों का गुणनफल क्या कहलाता है, उस विलयन का विलेयता गुणांक कहलाता है या सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, विलेयता गुणांक इसका हिंदी में नाम है। तो ये जो विलयन विलेय हो गए हैं उन्हीं का गुणांक है, जो प्रोडक्ट सोल्यूबल है उनकी सोलेबिलिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो KSP ये होता है। आगे हम देखते हैं इसका परिभाषा आप कैसे दोगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, जैसे कि कुछ मात्रा में सोल्यूबल साल्ट हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके प्रोडक्ट का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है।
कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसे ही उस साल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ही था KSP कांस्टेंट था, ठीक है, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ SP या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कई बार वाइवा वॉइस में पूछा जाता है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अगर किसी सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान ज़्यादा है किससे, उसके विलेयता गुणांक से, तो क्या होगा, या किसी सॉल्यूशन का विलेयता गुणांक ज़्यादा है किससे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब आयनों का गुणनफल ज़्यादा है किससे, कांस्टेंट SP से, है ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तब क्या होगा। यहाँ पे आप समझिए, अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान कम है किससे, विलियन क्या बोलते हैं, जितना एक विलियन है, एक सॉल्यूशन है, उसमें जो आयन मौजूद हैं फिलहाल, मान के चलो यहाँ पे 4 आयन मौजूद हैं, ठीक है, और इसका SP वैल्यू कितना है, 10 है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो ना कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें और भी क्या होंगे, आयन घुल सकते हैं, मतलब ये क्या है, अभी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है KSP का मान कम हो किससे, A और B के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से, तब क्या होगा, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान अगर 10 है और यहाँ पे हम घोल दिए हैं किसी भी तरह करके, यहाँ पे कितना 20, ठीक है, तो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, मतलब इसको, इस सॉल्यूशन को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पे अपने आप क्या होने लगेगा, जो एक्स्ट्रा आयंस घुले हुए हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, क्लियर है, ठीक है। और जब KSP का मान AB के बराबर होगा, जैसे कि पहले हमने फॉर्मूला में देखा, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव कहते हैं। इस इफेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की मात्रा किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके आयन जो कि समान आयन रखता होगा उसी के समान, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कि यहाँ पे है क्या है, CH3COOH वीक एसिड है, ये वैसे ही कम आयोनाइज होता है किसमें, CH3COO माइनस में और H प्लस में, ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं HCl, तो यहाँ पे HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस इस सॉल्यूशन में क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब अधिक हो जाएगा तो इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान KSP का मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि H की मात्रा बढ़ गई, तो ये रिएक्शन बैक होने लगेगा, जिससे KSP का मान क्या हो, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन क्या होने लगता है, बैक होने लगता है, तो इसी को सम आयन प्रभाव कहा गया है। समान आयन के सॉल्यूशन में आ जाने से जो कम आयनित वाला जो क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर आयन से होता है या कोई कंपाउंड होता है, वो क्या होने लगता है, और कम आयनित होने लगता है, तो इसको कहते हैं सम आयन प्रभाव। यहाँ पे CH3OH क्या है, कमजोर आयनाइज्ड कंपाउंड है, इसका आयनन वैसे भी कम होता है, लेकिन जब इसमें स्ट्रॉन्ग आयनाइज्ड होने वाला कोई कंपाउंड HCl जैसे कि मिलाया जाता है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो KSP को मेंटेन करने के लिए H की मात्रा घटनी चाहिए, तो ये रिएक्शन क्या होने लगता है, बैक होने लगता है। H आयन के बढ़ने पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान क्या हो गया, डिस्टर्ब होने लग गया। इस तरह कुछ H प्लस आयन जो है COH से रिएक्ट करके बैक रिएक्शन देना चाहते हैं, जिससे देना चालू कर देते हैं, ठीक है, जिससे COH का आयनन और भी कम हो जाता है। इसी टाइप से और भी एग्जांपल है, जैसे कि H2S है, H2S गैस HCl में अगर जब हम पास कराते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन का मात्रा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में H2S फिर से कंबाइन होके बैक रिएक्शन देने लगते हैं, ठीक है, बैक रिएक्शन देने लगते हैं। ये सेकेंड ग्रुप का टेस्टिंग में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। सेकेंड ग्रुप के रेडिकल का H2S के साथ में जब प्रेसिपिटेशन कराना होता है, तब H2S के साथ में HCl को यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तब जो है H2S का आयनाइजेशन कम हो जाएगा और सल्फर कम अवेलेबल होगा, तो कम अवेलेबल होगा तो इसमें केवल सेकेंड ग्रुप के मेटल का ही अवक्षय प्राप्त हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के मेटल का जो आयनाइजेशन क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे HCl के साथ में H2S को यूज़ करते हैं।
क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चार्ट मैंने दिया है आपको, ठीक है। ग्रुप ए में ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब आयन मौजूद रहते हैं ग्रुप ए में, जैसे Ag है, Hg है, 2+ है, Pb 2+ है। तो यहाँ पे HCl जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलता है AgCl के रूप में। जैसे Ag अगर यहाँ पे है, Hg होगा तो HgCl के रूप में मिलेगा, लेड होगा तो लेड क्लोराइड के रूप में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में दो भाग यहाँ पे है, सेकेंड ग्रुप ए और सेकेंड ग्रुप बी, नहीं सेकेंड ग्रुप ए और सेकेंड ग्रुप बी यहाँ, ठीक है। दोनों के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ साथ H2S गैस यूज करते हैं। H2S गैस यूज करते हैं, पहले मैंने बताया कि यहाँ पे सल्फर क्या होगा, कम मिलेगा सल्फाइड, इसलिए यहाँ पे केवल यही जो है अवक्षेप हो पाते हैं। फोर्थ ग्रुप में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड ग्रुप हो गया है, ये पहले का क्या बोलना चाहिए डिवाइडेशन है, अभी के डिवाइडेशन में इसको क्या बना दिया गया है, थर्ड बी को फोर्थ ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप में भी क्या होता है, H2S गैस यूज करते हैं, यहाँ भी H2S गैस यूज करते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सेकंड में जब हम H2S यूज किए तब कोबाल्ट निकल या मैग्नीशियम का सल्फाइड क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉपर, कैडमियम, मरकरी, लेड और बिस्मथ इत्यादि का अवक्षेप क्यों मिला, क्योंकि इनका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मान कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S गैस में ही ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और इनके लिए क्या चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S गैस। तो मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए थर्ड ग्रुप को देख लेते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और NH4OH, ये क्या है, एक तरह से बफर सॉल्वेंट है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका अवक्षेप होता है, जैसे आयरन को ले लिए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका अवक्षेपण होता है, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप है जिसको थर्ड बी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा दिखाया गया था मैं सेम टू सेम लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये अगला ग्रुप आ जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम कोबाल्ट 2+, निकिल 2+, मैग्नीज 2+, NH4Cl, NH4OH के साथ में क्या लेते हैं, H2S गैस ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फर की मात्रा, सल्फाइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों बढ़ेगी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इनका प्रेसिपिटेशन यहाँ हो जाता है। ये फोर्थ ग्रुप है मान के चलिए, है ना, आज के डेट में ये पहले का बनाया हुआ था, ये फिफ्थ ग्रुप है, और इसको सिक्स्थ ग्रुप बना लीजिए आप, है ना, मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, और इसको हम 0 ग्रुप मान लेते हैं, ये सबसे ऊपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ ग्रुप में क्या होता है, NH4 to CO3 को यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है, लेकिन किसकी स्थिति में, NH4Cl, NH4OH की उपस्थिति में। ये क्या है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन, इसका pH वैल्यू कितना होता है, लगभग 10 होता है, ठीक है। यहाँ Mg को भी अगर हम, जो लास्ट ग्रुप है मैग्नीशियम, मैग्नीज के 2+ आयन का प्रेसिपिटेशन कराते हैं किसमें, सोडियम थायोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम थायोफॉस्फेट के सोडियम हाइपोफॉस्फेट, यहाँ पे जो फिफ्थ ग्रुप होगा, है ना, उसमें मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेशन HPO4 के सहायता से कराते हैं, जो कि NH4Cl, NH4OL सेम बफर कंडीशन में होता है, और यहाँ पे MgHPO4 प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, ठीक है। ये 0 ग्रुप का है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है, इसका जो टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा रिएजेंट होता है, डाइल्यूट HCl का प्रेसिपिटेशन में आपको बताया, इनका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मान कम होता है, जो कि डाइल्यूट HCl क्लोराइड के रूप में डाला जाता है, तो वो उसके अवक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर हो गया, है ना, ये AgCl बन गया, HgCl2 बन गया। इसी तरह से ग्रुप सेकंड में मैंने बताया आपको क्या लेते हैं, H2S गैस, ठीक है। H2S गैस किसकी उपस्थिति में लेते हैं, HCl की उपस्थिति में। इसका आयनन कम होगा, क्यों, क्योंकि समान आयन प्रभाव है, यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे कॉपर के सल्फाइड, टिन के सल्फाइड इत्यादि अवक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड आयन की आवश्यकता क्या होती है, कम ही होती है, क्योंकि इनका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मान कम होता है। याद रख लेना, गांठ बांध लो कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए समान आयन प्रभाव के कारण हम यहाँ पे क्या कराते हैं, HCl और H2S का रिएक्शन करवा के उसके बाद में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे H2S जो है H+ और SH में टूटा, अब SH फिर से क्या टूटेगा, H+ और H2- में टूटेगा। HCl का जो रोल होता है यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देना फ्रॉम HCl, ठीक है। तो इसका आयनाइजेशन क्या होता है, लेस हो जाता है, लेस आयनाइजेशन हो जाता है,
ठीक है, मतलब इसका आयनन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक, चूंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। ग्रुप थर्ड ए, मतलब ग्रुप थर्ड का ही है केटायन, इसके लिए NH4Cl और NH4OH जो है लगेगा, है ना। मैं जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा BSc फर्स्ट ईयर के नाम पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपण होता है थर्ड ग्रुप में, ठीक है। इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मान यहाँ भी क्या होता है, कम होता है, अतः NH4Cl के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण NH4OH का आयनाइजेशन कम हो जाता है। अब यहाँ पे NH4 आयन, यहाँ पे NH4, देखो NH4 दोनों में जो है कॉमन निकल रहा है और OH यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो NH4Cl साल्ट है, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, लेकिन NH4OH क्या है, एक तरह का बेस है और इसका आयनाइजेशन थोड़ा कम होता है, इस वजह से यहाँ पे ये बैक रिएक्शन देने लगता है, यहाँ पे कम OH जनरेट होता है, इसीलिए थर्ड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इफेक्ट आता है। और इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मान को हमको मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज करते हैं। ग्रुप थर्ड भी या ग्रुप फोर्थ कह सकते हो इसको, है ना। इसमें रिएजेंट क्या होता है, NH4Cl NH4OH प्लस H2S गैस। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H2S गैस में सल्फाइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है, ये रिएजेंट यूज करते हैं। होता क्या है, कॉमन आयन में क्या बन गया, यहाँ पे अमोनिया बन गया दोनों जगह, अमोनिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बचेगा, ठीक है। अब OH का मान को कम करना है तो H2S से जो H2 निकलेगा उस H2 को क्या ले लेगा, OH, और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो OH निकल रहा है वो क्या कर रहा है, H2S गैस से रिएक्शन कर रहा है और H2 बना रहा है और HSH दे रहा है, फिर OH रिएक्ट कर रहा है और क्या बना दे रहा है, सल्फाइड गैस। यहाँ पे सल्फाइड प्रोड्यूस करा रहा है कौन, NH4OH, ठीक है, NH4Cl की उपस्थिति में। समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन आयन है, इस वजह से यहाँ पे Cl की वैल्यू कम हो जाएगी मान के चलो, तो OH क्या करेगा, OH की वैल्यू H2S के साथ में रिएक्ट करने लगेगा। हालांकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है वो बैक होता है, OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहता है ना, तो OH क्या करेगा, H2S के साथ में रिएक्ट करेगा और सल्फाइड आयन जनरेट करेगा। यहाँ पे सल्फाइड आयन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड है वो अवक्षेपित होते हैं, ठीक है। ग्रुप फोर्थ यहाँ लिखा हुआ है, ग्रुप 5 इसको कर लो आप, ठीक है, कैल्शियम बेरियम स्ट्रांसियम। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है, NH4OH NH4Cl और NH4 CO3 होना चाहिए यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन ना। रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम के साथ में ये जो रिएक्शन करता है अमोनियम कार्बोनेट, तो फिर क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम आयन जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ भी कार्बोनेट आयन की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है, अतः NH4OH और NH4Cl की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव के कारण CO2 की उपलब्धता को कम कराया जाता है, ठीक है, कम कराया जाता है जिससे वो प्रेसिपिटेशन हो सके। अब देख लेते हैं लास्ट ग्रुप, फिफ्थ लिखा हुआ है, इसको सिक्स्थ कर लो, है ना, इसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी NH4Cl NH4OH और Na2HPO4 लगता है, यहाँ पे MgHPO4 बनता है ना। यहाँ पे pH का मान स्पेसिफिक रहना चाहिए, pH का मान लगभग 10 रहना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पे ये जो है बफर सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। NH4Cl और NH4OH, मतलब ये जो दो कंपाउंड है, दो केमिकल है, इसका जो उपस्थिति जो है बहुत ही जरूरी है बहुत सारे ग्रुप्स में। आपने देखा होगा लगभग एक आध दो ग्रुप को छोड़ के सभी ग्रुप में ये यूज हो रहा था। तो फिर अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 ग्रुप जो होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता और उसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट को ही लेना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, स्पेसिफिक रिएजेंट लेना पड़ता है और वो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको ये कम टाइम में ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड मेथड ऑफ एनालिसिस है वो समझ में आ गया होगा। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।